Good morning students, love you all students, geography students। आज हम लोग टीचिंग मेथड्स पर बात करने जा रहे हैं। सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में टीचिंग मेथड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हमें और आपको जानना है। शिक्षण विधि शिक्षक के दायित्व का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाता है, अपने विषय को लेकर और अपने टॉपिक को लेकर जब वो पढ़ाने जाता है, तो उसके पास एक बहुत सुलझी हुई और बनी बनाई एक शिक्षण विधि का होना बहुत आवश्यक है। यदि शिक्षण विधि नहीं होती है तो शिक्षक अपने शिक्षण को भली प्रकार व्यवस्थित रूप से डिलीवर नहीं कर पाता है, अपने विद्यार्थियों को सौंप नहीं पाता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि वो शिक्षण विधि को, किसी न किसी शिक्षण विधि को उस विशेष पाठ के लिए, उस विशेष पाठ्यचर्या के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो उसको एक विशेष शिक्षण विधि को अपनाए। ऐसे में एक शिक्षक जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहता है, उसके प्रयोग करने के पूर्व उसे कई बातों पर ध्यान रखना होता है। जो मुख्य बातें हैं जिन पर एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, वो मुख्य बातें ये हैं कि शिक्षण विधि के अनुकूल, या यूँ कहिए इसके ठीक उलट, विषय और टॉपिक के अनुकूल, विषय और प्रकरण के अनुकूल शिक्षण विधि को होना चाहिए। द टीचिंग मेथड शुड बी according to topic, subject and topic, ओके। तो ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा टॉपिक हो हमारे पास जिसके में प्रैक्टिकल वर्क करना हो, और प्रैक्टिकल वर्क करने वाले किसी टॉपिक को हम उठा लें और उसमें हम एक लेक्चर मेथड से उसको हम पूरे पाठ को हम पढ़ा जाएं। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज जो स्टूडेंट्स को होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि शिक्षण विधि को सिलेक्ट करते समय, चुनते समय में ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ का मिजाज कैसा है, यानी नेचर ऑफ द टॉपिक क्या है, और विषय कैसा है। इस पर हम लोगों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दूसरी जिस बात पर हमको ध्यान रखना है वो यह है कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्तर क्या है, मतलब बच्चों के मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, किस तरह का उसका मेंटल एज है और किस प्रकार का उसका क्रोनोलॉजिकल एज है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक उम्र कितनी है। तो जितनी उसकी वास्तविक उम्र होगी और जिस मानसिक विकास क्रम का वो होगा, जितना उसका मानसिक विकास हुआ होगा, उसी तरह का टीचिंग मेथड हम लोगों को लेना पड़ेगा। यानी अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और उन्हें कुछ पढ़ाना है तो आप स्टोरी टेलिंग मेथड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे आपके बड़े हैं, तो काफ़ी बड़े बच्चे हैं, मान लीजिए 11th 12th के बच्चे हैं, नहीं भी तो 10th 9th 10th के अगर आपके पास बच्चे हैं, तो आप सोचिएगा कि हर मेथड के लिए आप एक स्टोरी टेलिंग मेथड ले लीजिएगा हर टॉपिक के लिए, तो ये उनके लिए बिल्कुल बोर करने वाली स्थिति हो जाएगी। उनको उबाऊपन उनके मन में आ जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे स्टूडेंट्स जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है और वो किस तरह की मानसिक परिपक्वता से संपन्न आपके विद्यार्थी हैं। तीसरी जिस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए मेथड को चूज़ करते समय में, शिक्षण के लिए जब आप मेथड पसंद करने चलते हैं, तो उस मेथड को जब आप चूज़ करने लगेगा, तो आपको जो तीसरी बात का ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल में दिए गए, या विद्यालय में या महाविद्यालय में, जहाँ कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास क्या है। क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके
सेलेक्टेड मेथड को सूट करता है ना। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्कूल में है ही नहीं, तो आप उस मेथड को नहीं अपना सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मेथड आप नहीं अपना सकते हैं, तब आपको दूसरे मेथड की ओर जाना पड़ेगा। तो आपको कोई भी मेथड सेलेक्ट करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपका वो मेथड विषय के साथ साथ, टॉपिक के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संसाधनों की सुसंगतता के अनुकूल हो, यानी संसाधन जिस तरह का है उसके अनुसार आपका मेथड होना चाहिए। चौथी बात, 3 बातों के अलावे चौथी बात ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए एक शिक्षक को कि वह किस विधि के साथ बहुत सहज है। ऐसा नहीं कि हम कोई एक मेथड तो ले लें लेकिन उस मेथड के साथ हम सहज नहीं हैं। जब आप उस मेथड के साथ सहज नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस मेथड के साथ सहज नहीं हैं, तो आपके लिए यह एक मुश्किल भरी बात होगी। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप ऑनलाइन पढ़ाइएगा और आपके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन पढ़ाना, आपके लिए लाइव पढ़ाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा और समय की बर्बादी होगी, आपकी पढ़ाई भी आधी अधूरी ज़रूर रह जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस में आप सहज हैं। अगली जिस बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि पाठ के साथ जितने अभ्यास कार्य विद्यार्थियों को करवाने हैं, हो सकता है कि आपको मैप बनवाना हो सकता है कि आपको प्रश्नोत्तर करवाना हो सकता है कि आपको ऑब्जर्वेशन भी करवाना हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल वर्क आपको टेबल बनवाना हो या किसी चीज़ का मापन करवाना हो। तो अगर ऐसा कोई पाठ है जिसमें यह सब अभ्यास कार्य भी आपको करवाने हैं, तो आपको शिक्षण विधि ऐसी लेनी होगी कि इन अभ्यास कार्यों के अनुकूल हो। मान लीजिए कि आपको किसी विद्यार्थी को लोकेशन, एक मैप बनाना है, अफ्रीका का मैप बनाने के लिए आपको देना है, ठीक है, अफ्रीका पढ़ाना है और अफ्रीका का मैप बनाने के लिए आपको उस विद्यार्थी को देना है। ऐसी स्थिति में अगर आप मैप बनाने के लिए उसको देते हैं और अगर आप उसको सिर्फ लेक्चर मेथड से अफ्रीका के बारे में आपने पढ़ा दिया, आपने ग्लोब नहीं पर अफ्रीका का लोकेशन नहीं दिखाया, आपने एटलस उसको नहीं दिखाया, आपने अक्षांश और देशांतरीय स्थितियों में अफ्रीका को उनको बताया नहीं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो हैं वो अफ्रीका का मैप बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब आप विधि अपनाने चलें, तो आप शिक्षक जब बनेंगे और आपको एक विधि अपनानी होगी पढ़ाने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा अभ्यास कार्य आपको इस पर आधारित कराना है जिसके लिए आपको उस विधि का, जिसके अनुकूल विधि का आपको चयन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इन खास बातों पर आपको अपना ध्यान जरूर केंद्रित करना चाहिए। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसलिए इस समय भी आपको बहुत सचेत होकर अपनी कक्षा के लिए विधियों का चुनाव करना पड़ेगा। किस तरह की विधियां आप चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, और वो विधियां के अनुकूल पाठ है या नहीं, या पाठ के अनुकूल आपकी वो चुनी हुई विधियां हैं या नहीं, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको मोटे तौर पर बताना चाहती हूँ कि विधियाँ कैसी कौन सी विधियाँ होती हैं। कुल मिलाकर सभी विषयों में, विश्व के सभी विषयों के लिए 2 मुख्य विधियों को अवश्य रखा गया है, और ये दोनों बेसिक विधियाँ हैं, मतलब बहुत आधारभूत जो विधियाँ हो सकती हैं वो आधारभूत विधियाँ हैं।
और ये कौन सी विधि है? ये पहली विधि है आगमन विधि और दूसरी विधि है निगमन विधि। आगमन विधि का मतलब होता है कि जब हम किसी विद्यार्थी को पाठ पढ़ाते समय उदाहरण बताएं या उसके जीवन के उसके अनुभवों को जोड़ते हुए जब मूल विषय पर पहुँचें और उससे संबंधित उसको सिद्धांत बताने लगें, तब उसको हम आगमन विधि कहते हैं। जैसे यदि हम उसको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि हमको बताना है कि अफ्रीका के बीच के हिस्से की या ऊपरी हिस्से की जो जलवायु है वो काफ़ी गर्म होती है, तो हम उसको बता सकते हैं कि अब उदाहरण के साथ हम बताना अगर हमको ये बताना है तो हम ये बता सकते हैं कि देखिए आपको विषुवत रेखा आप जानते हैं, विषुवत रेखा की क्या विशेषता है, विषुवत रेखीय जलवायु की क्या विशेषता है, विषुवत रेखीय जलवायु कहाँ में गर्मी जो होती है वो क्यों होती है। बच्चे थोड़ा बहुत बताते चलेंगे और वहाँ से उदाहरण लेते हुए तब आप बोलिएगा कि देखिए विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच से गुजरती है और इसी कारण अफ्रीका का ऊपरी हिस्सा जो है विषुवत रेखीय इलाका जो है वह बहुत गर्म इलाका होता है। ऐसा आप बता सकते हैं। एक और उदाहरण से समझिए, एक और उदाहरण हम लोग उठाते हैं, एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपको ये बताना हो कृषि से संबंधित अगर आपको कुछ पाठ पढ़ाना हो और आगमन विधि का आपको प्रयोग करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चों आपने आज क्या खाया, तो बच्चे बताएंगे रोटियां खाया हूँ। अच्छा रोटी किस चीज़ से बनती है, वो ज़रूर बोलेंगे कि गेहूँ आटा से बनती है। फिर आप पूछिएगा कि भाई आटा कहाँ से आता है, तो गेहूँ से आता है। तो फिर आप पूछिएगा कि ठीक है गेहूँ कहाँ से आता है, तो वो बोलेंगे ज़्यादा बोलेंगे बाज़ार से। बाज़ार में गेहूँ कहाँ से आता है, खेतों से आता है। तो खेतों में गेहूँ कहाँ से आता है, तो उपजाया जाता है। इस उपजाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। तब आप सीधे आप अपने बिंदु पर आ सकते हैं कि कृषि प्रक्रिया द्वारा गेहूँ को उपजाया जाता है और तब आप बताइएगा कि ये कृषि प्रक्रिया कहाँ हो सकती है। इस तरह से आप आगमन विधि का मतलब ये होता है कि उदाहरण या जीवन के अनुभव से होते हुए आप मूल विषय पर जाइए और मूल विषय के सिद्धांत को आप समझाइए। ठीक है। अब निगमन विधि जाइए। निगमन विधि का मतलब ये होता है कि आपको पहले सिद्धांत बता देना है, पहले आपको अपना सिद्धांत बता देना है और सिद्धांत बताने के बाद वहाँ से आप एग्जाम्पल्स आपको बताने होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सिद्धांत बताया कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सभी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, यानी कोई भी पदार्थ जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरता है। यह आपने बताया। अब यह सिद्धांत आपने बता तो दिया, अब उसके उदाहरण आप बताइए कि भाई अगर पेड़ से फल टूटता है तो वो कहाँ गिरता है, वो तो ऊपर तो जाता नहीं है। तो आपको बोलना होगा कि ये जो